أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरी को स्टार्ट किया था। सेक्शन 12 के काफ़ी हद तक जो है वो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी। आज का जो एजेंडा पॉइंट था वो तो था इनकम फ्रॉम सैलरी में परक्विजिट्स को देखना और इसके साथ साथ एम्प्लॉइज शेयर स्कीम सेक्शन 14 को जो है वो अंडरस्टैंड करना। बट वाइल प्रिपेयरिंग दिस क्लास एंड नोट्स मैंने ये थोड़ा सा रियलाइज़ किया है कि इसको मज़ीद हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और परक्विजिट्स के ऊपर आज बात होगी और नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम डिस्कस करेंगे या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉइज शेयर स्कीम, सो दैट के एक स्पीड जो है वो तेज़ ना हो जाए, क्योंकि ये जो पर्क्स हैं और सैलरीज का पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आजकल के हवाले से तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आम तौर पे जो है वो सैलरीड पर्सन जो है उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, बट दे डोंट नो कि व्हाट इज़ देयर टैक्सेबल सैलरी, व्हाट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल अमाउंट और विच अमाउंट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड। एनीवे जी, मूव करते हैं। मेकअप योर माइंड आज की क्लास थोड़ी सी मतलब ज़्यादा होगी, लेंथी होगी। कोशिश करूँगा कि इसको जहाँ तक मुमकिन हो मैं इसको जो है वो एक इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रेजेंट कर सकूं, सो दैट कि आप लोगों का जो है इंटरेस्ट है वो लूज ना हो। खैर, आज हम कवर करेंगे अगर एक एम्प्लॉय अपनी जॉब छोड़ता है वॉलंटरली या उसको जो है वो कंपल्सरी जो है वो सेपरेट किया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ लीविंग द जॉब उसके जो बेनिफिट्स हैं उस हवाले से उसको कैसे जो है वो टैक्स में कवर किया जाता है। फिर एरियर सैलरीज, अगर आपको कोई पुरानी सैलरीज मिली हैं तो उस पर कोई हायर रेट ऑफ टैक्स होता है या एवरेज रेट ऑफ टैक्स होता है, जब उस स्लाइड पे जाएंगे तो अकॉर्डिंगली हम उसको डिस्कस करेंगे कि एरियर सैलरीज के हवाले से टैक्स लॉ क्या कहता है। मेन एजेंडा पॉइंट आज के हवाले से परक्विजिट्स या पर्क्स, जब आपको कोई गाड़ी मिलती है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को, तो उसकी जो वैल्यू है उसको टैक्स में कैसे लिया जाता है या उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे जो है वो कंसिडर की जाती है या अकाउंट फॉर की जाती है। देन डोमेस्टिक हेल्पर, आपको अगर कोई माली दे दिया, चौकीदार दे दिया, गार्ड वगैरह, या आपके कोई बटमैन वगैरह, इस तरह के किसी किस्म की भी सपोर्ट स्टाफ जो आपको आपके घर पे मिलता है, जो फुल टाइम आपके पास रहे या आपके पास जो आके सर्विसेज प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयर उसकी सैलरीज पे कर रहा है, तो ऐसी ऐसे जो पर्क्स हैं उनको टैक्स लॉ किस नज़र से देखता है या उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। देन अगर आपके बिजली गैस पानी के बिल्स जो हैं वो कंपनी या आपका एम्प्लॉयर अपने ज़िम्मे ले लेता है, तो उसकी टैक्सेशन के हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 13 क्या कहेगा या क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, उसको हम देख लेंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन अगर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द एम्प्लॉयर तो उस हवाले से देखेंगे। देन अगर आपने कोई एम्प्लॉयर के पैसे देने हैं, कोई किसी किस्म की लाइबिलिटी करनी है पे ऑफ, तो वो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की बिहाफ पे पे ऑफ कर देता है, या आपने एम्प्लॉयर ही के देने हैं तो एम्प्लॉयर जो है वो आपको वेव कर देता है, तो ऐसे सिनेरियो में जो है वो क्या होगा। देन ये बात होगी। फिर प्लॉट या एसेट जो है कोई आप एम्प्लॉय जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफर करता है, तो हाउ वी विल डील दैट बेनिफिट या पर्क्स in with the taxation perspective. And in the last we'll try to understand the accommodation या जो रिहाइश प्रोवाइड की जाती है बाय द एम्प्लॉयर, तो उसकी जो है वो टैक्स अकाउंटिंग कैसे होगी या टैक्सेशन कैसे ट्रीट होगी। तो ये आज के हमारे जो हैं वो टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करेंगे। तो मेकअप योर माइंड, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा लेंथी हो सकती है क्लास,
लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको सम अप करूंगा ऐसे वे में कि आप लोगों की बाय द एंड ऑफ दिस सेशन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके नॉलेज में पहले नहीं हैं, यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड बीइंग अ सैलरीड पर्सन कि उनकी टैक्सेशन कैसे होती है या टैक्स की रूह से उनको कैसे टैक्सेबल किया जाता है या टैक्स अथॉरिटीज़ उनको कैसे जो है वो आपकी इनकम को टैक्सेबल करती है। राइट सर, टर्मिनेशन की बात करते हैं। जो रेलेवेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लास 3। तो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हमने पहले बात की कि वो जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को अगर देगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सैलरी अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 में तो वहाँ पे एक रिबेट या कंसेशन दी गई है टू एन एम्प्लॉय के अगर एक एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है या छोड़ता है जॉब तो या उसको जो है वो मतलब जो है उसको बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसके पास एक राइट है या अथॉरिटी या यूं कहें कि बेनिफिट है कि पिछले 3 अगर मतलब देखें डेफिनेटली अगर इस साल में वो टैक्स पे करेगा तो उसका टैक्स जो है उसकी टैक्सेबल इनकम हायर स्लैब में चली जाती है। अब हायर स्लैब में जब जाएगी तो उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बेनिफिट थोड़ा सा मैचिंग प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव से देखें तो पिछले कई सालों की सर्विसेज के अगेंस्ट उसको जो है एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलते हैं। तो टैक्स अथॉरिटी जो है इसमें एक रियायत देती है या यूं समझें कि एक ऑप्शन देती है टू द टैक्स पेयर कि अगर आप चाहें तो पिछले 3 सालों की जो आपकी एवरेज टैक्स रेट है उसके ऊपर आप जो है वो करंट ईयर का इस पीरियड का टैक्स पे करें। यानी कि एम्प्लॉय में आप टू बी टैक्स्ड एट द रेट्स ऑफ प्रिवेलिंग रेट्स और एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। अब नो क्वेश्चन अराइजेस कि एवरेज रेट कैसे कंप्यूट करना है। इसका सिंपल सा फार्मूला है जी, ए और बी। ए क्या है जी, टोटल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय ऑन द एम्प्लॉयज टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर द लास्ट 3 इयर्स और B is the employee's total taxable income for 3 preceding years। मैंने इसकी एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको कैसे जो है वो अकाउंट फार करते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज आपके इल्म में होनी चाहिए कि इस पर्पस के लिए अगर आप जो है वो एवरेज रेट पे लास्ट 3 सालों के एवरेज रेट पे इस बेनिफिट को अवेल करते हैं और टैक्स पे करना चाहते हैं तो फॉर दैट पर्पस व्हाट इज रिक्वायर्ड you have to get its approval from the commissioner income tax। आप इन राइटिंग एक रिक्वेस्ट करेंगे या एक एप्लीकेशन देंगे या उसके नोटिस में लाएंगे टैक्स अथॉरिटीज के कि हम ये वाला जो टैक्सेशन है इस साल की ये बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो है वो लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट पे जो है इसको टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं या उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके पे करेंगे। एग्जाम्पल की बात की थी जी, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है बस आप लोगों को जरा एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि मसलन आपने पिछले 3 सालों में 54,000 रुपये टैक्स पे किया और आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी इन ऑर्डर टू ड्राइव दिस 54,000 रुपीज टैक्स लायबिलिटी दैट वाज 1.4 मिलियन। अब आपने करना क्या है, सिंपली 54,000 को 1.4 मिलियन पे डिवाइड करना है और आपके पास जो रिजल्ट आएगा 0.0375 या इसको हम कह सकते हैं 3.75%। तो आप इस रेट को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि अगर करंट टैक्स रेट जो है वो आपका इससे ज़्यादा है तो आप इस ऑप्शन को इस सेक्शंस के बेनिफिट्स बताए गए बेनिफिट्स के मुताबिक ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इससे कम टैक्स बन रहा है या रेट इस वक्त प्रिवेलिंग रेट्स कम है तो फिर आपको इसका अवेल करने का फायदा नहीं है। तो दिस इज बेसिकली टोटली डिपेंडेंट अपॉन द करंट टैक्स रेट्स कि आज के इस टैक्स में इस पीरियड में या टैक्स पीरियड में जिसको आप असेसमेंट कर रहे हैं उसका टैक्स क्या बनता है। तो आप कंपेयर कर लें सिंपली तो पिछले 3 सालों का अगर एवरेज टैक्स रेट लेते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट होगा और अगर पिछले 3 सालों का एवरेज टैक्स रेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू करंट या प्रिवेलिंग टैक्स रेट्स तो आपको जो है जो कम टैक्स रेट या टैक्स जहां पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनती है आप अकॉर्डिंगली उसको पे ऑफ कर देंगे या वो वाली ऑप्शन आप ले लेंगे। मैं इसमें सिंपली इतना ऐड करना चाहूंगा कि से फॉर एग्जांपल आपके पिछले सालों में टैक्स रेट्स कम थे और
आज गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो फिर तो आप एवरेज लास्ट 3 इयर्स का रेट ले लें, लेकिन और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम थी। अगर आपकी पिछले सालों में टैक्स रेट्स हाई थे, लेकिन करंट ईयर में गवर्नमेंट ने किसी भी वजह से आपका टैक्स रेट कम कर दिया है, या आपको मतलब करंट ईयर में कम टैक्स रेट्स के ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप फिर इस एवरेज को देख लें कि मेरे ख्याल में फिर आपको करंट रेट पे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और ऐसा हो भी सकता है, लास्ट टाइम आपको 2-4 साल पहले का याद होगा कि जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई थी तो उन्होंने जाते हुए टैक्स रेट्स को काफ़ी हद तक सैलरीड पर्सन के लिए रिड्यूस कर दिया था, और तकरीबन 1 साल लोगों ने जो बेनिफिट अवेल किया था इस चीज़ का, कम टैक्स रेट्स का। लेकिन जब नई गवर्नमेंट आई तो फिर उस वक्त जो है वो फिर दोबारा टैक्स रेट्स जो है वो अपने नए रेट्स पे या ओरिजिनल रेट्स पे कह देना चाहिए आ गए। एनीहाउ जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, ये चीज़ क्लियर होगी अब आपको। अगला पॉइंट है जी एरियर सैलरीज, यानी कि अगर आपको यूं कहें कि पिछले 5-7 साल की या किसी पीरियड की सैलरी मिल गई है, तो वहां पर भी फिर यही चीज आपने देखनी है कि भाई अगर तो ये एरियर है, मुझे किसी 1 साल की तनख्वाह थी उस वक्त किसी वजह से नहीं मिली। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी सैलरी ड्यू टू सम पेनल्टी, ड्यू टू सम लीगल प्रोसीडिंग्स होल्ड कर ली जाती हैं, ये कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, या यूं कहें कि कोई पिछले साल में या चंद सालों में आपको कोई अलाउंस मिलना था जिसके ऊपर डिस्प्यूट आ गया, और गवर्नमेंट या आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको वो अलाउंस नहीं दे रहा था, लेकिन आज जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रादर, जो वो आपको दे दिया गया या बैक डेटेड से वो पे हुआ, तो अब उस वजह से आपको आज जो पेमेंट हो रही है एरियर्स के साथ, बकाया जात के साथ, दैट रिजल्टेड इन हायर स्लैब। तो ऐसी सिचुएशन में टैक्स अथॉरिटी का जो मतलब एक बेनिफिट दिया गया सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 में, वो ये है कि एम्प्लॉई मे बाय नोटिस इन राइटिंग टू द कमिश्नर अलर्ट फॉर द अमाउंट टू बी टैक्स्ड, यानी कि वो वाली अमाउंट that is being paid as area salary that can be taxed at the rate of tax that would have been paid to the employee in the tax year in which the services were rendered। मसलन आज आप बात कर रहे हैं 2020 की, अगर आपको 2020 में 2018 का एरियर मिलता है, और अगर आप 2018 में टैक्स पे करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनती, और अगर आज आप 2020 में टैक्स पे करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बनती है। तो फिर आपके पास चॉइस है कि आप अपने उस अमाउंट को 2018 के रेट पे टैक्स करवा लें, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो टैक्स अथॉरिटीज यानी कि कमिश्नर इनकम टैक्स के नोटिस में लाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या जरूरी होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, पर्क्स के ऊपर आते हैं जी, आज का मेन एजेंडा पॉइंट। सबसे पहले, अगर आपको मोटर व्हीकल लाइक फॉर एग्जांपल गाड़ी, कार प्रोवाइड कर दी गई है बाय द एम्प्लॉयर, तो अब यहाँ पर 3 सिनेरियोज बनते हैं। इनफैक्ट जब एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय को एक गाड़ी प्रोवाइड करता है तो उसके साथ जो है वो 3 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सिनेरियो है जी कि द कार विल बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, आपको गाड़ी देते हैं लेकिन आपने दफ्तर के यूज में आने जाने के दफ्तरी काम के लिए जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो आपका ये बन जाता है जी कि गाड़ी जो है आपको विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर विल बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल यूज। मसलन वो गाड़ी जो है वो आपके घर के कामों के लिए, आपके बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में, आपके घर के कामों के लिए यूज हो रही है और घर में ही खड़ी रहती है। तो ऐसे सिनेरियो में जो है वो आपने कैसे टैक्सेशन करनी है। और तीसरा सिनेरियो बनता है जी कि पार्शियली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस एंड द व्हीकल इज टू बी यूज पार्शियली फॉर पर्सनल यूज। अब ये तीनों सिनेरियोज जो हैं इसको हम सेपरेटली लेंगे। इफ द व्हीकल इज being used in the first scenario exclusively for official purposes, फिर क्या होगा, नो टैक्सेशन। भाई दफ्तर का काम है, दफ्तर की गाड़ी है, दफ्तर के मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमने लास्ट क्लास में भी ये चीजें डिस्कस कर ली हुई हैं कि ऐसे सिनेरियो में कोई भी टैक्सेबल इनकम आपकी आमदनी में या सैलरी के हेड में शामिल नहीं होगी। अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो में जी, पार्शियली फॉर ऑफिशियल यूज एंड पार्शियली फॉर पर्सनल यूज। ऐसे सिनेरियो में आपने करना क्या है जी,
गाड़ी की जो कीमत है उसका 5% ले लेना है, और दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल सैलरीज। मसलन गाड़ी है 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए का 5% लेंगे, कितना होगा जी? 50,000 रुपए। 50,000 रुपया आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाएगा अगर आप 50% या यूं कहें कि पार्शली यूज करते हैं। 50% वगैरह की नहीं बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि फिर वो 40% 30% जी इतनी यूज नहीं, पार्शली का भले वो 10% ही क्यों ना हो। तो अगर गाड़ी जो है वो जाती मकसद और दफ्तरी इस्तेमाल में है तो 5% ऑफ द कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। अब एक इसमें और के बाद एक और सिनेरियो है जी, समटाइम्स गाड़ी जो एम्प्लॉयर को है, एम्प्लॉयर ने आगे गाड़ी जो है वो लीज पे ली होती है बैंक से, लोन मतलब लीजिंग करवाई होती है उसकी। अगर लीज ओल्ड व्हीकल है तो फिर क्या चीज होगी कि जिस वक्त वो गाड़ी खरीदी गई या लीज कमेंस हुई, उसकी स्टार्ट हुई, उस वक्त उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो ली जाएगी गाड़ी की, वो वही जो है वो उसकी कॉस्ट कंसिडर होगी और उसका 5% लिया जाएगा। मसलन एक गाड़ी है लीज पे लेते हैं तो वो मार्केट में कितने की आएगी जी? वो 12 लाख रुपए की आएगी, तो 12 लाख का 5% लेंगे और हर साल उसका 5% लिया जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी एम्प्लॉयर को कैश पे परचेज करता है तो फिर तो उसकी कॉस्ट उसे पता चल जाएगी कि वो गाड़ी कितने की आई, उसकी इनवाइस प्राइस प्लस उसके ऊपर जो भी रजिस्ट्रेशन ये वो जो भी उसकी चीजें आएंगी, कॉस्ट आएगी, वो उस कॉस्ट का 5% ले लिया जाएगा। अब थर्ड सिनेरियो जो है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल यूज। कोई डिफरेंस नहीं है पर्सनल यूज में आपको बीइंग स्टूडेंट ऑफ टैक्सेशन के पार्शियल यूज और पार्शियली यूज में और पर्सनल प्योर पर्सनल यूज में हम लोगों ने कोई बहुत ज्यादा जो है वो मतलब जो है नॉलेज गेन नहीं करना। जस्ट ये जो 5% है दैट विल बी ट्रीटेड एज 10%। यानी कि अगर गाड़ी पर्सनल यूज के लिए ही है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, और अगर गाड़ी पर्सनल और ऑफिशियल यूज के लिए है तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, और अगर गाड़ी जो है वो प्योरली ऑफिशियल यूज के लिए है तो फिर 0% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, यानी नथिंग विल बी टैक्स्ड। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर, इसमें कोई मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए। गाड़ी की अगर अज्यूम करते हैं जी कि आपकी एक गाड़ी है जिसकी वर्थ या वैल्यू जो है, कॉस्ट जो है टू द एम्प्लॉयर वो 10 लाख रुपए है, तो अगर वो पर्सनल यूज के लिए है, प्योर पर्सनल यूज के लिए, तो उसका 1 लाख रुपया हर साल 1 लाख रुपया उसका जो है वो टैक्सेबल होगा। अगर वो गाड़ी जो है वो पार्शली यूज के लिए पर्सनल और ऑफिशियल, तो फिर उसका 1 लाख रुपए नहीं 10 लाख की ही गाड़ी है अगर तो उसका 5% क्या बनेगा? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए विल बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग द बेनिफिट्स आर अवेलिंग दिस परक्विजिट्स। ठीक हो गया जी, क्लियर है? आगे मूव करते हैं जी। अब एक और सिनेरियो आ जाता है जी, आपको कोई डोमेस्टिक हेल्पर मसलन हाउसकीपर दिया जाता है, माली दे दिया जाता है, ड्राइवर दे दिया जाता है, कोई और इस किस्म के कोई आपके घर में बंदा जो है वो आपको सपोर्ट के लिए दे दिया जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? उस बंदे को जो भी तनख्वाह मिलेगी विच इज बीइंग पेड बाय द एम्प्लॉयर that will be considered as your taxable salary। इसमें एक शर्त है कि अगर इसमें एक एक्सक्लूजन मतलब इसमें एक समझे कि रियायत है कि अगर उसमें से अगर एक मतलब माली है तो माली की तनख्वाह 20,000 रुपये है, उस 20,000 रुपये में से 5,000 रुपये आप पे करते हो और 15,000 जो है वो एम्प्लॉयर पे करता है, तो फिर क्या करेंगे? 20,000 रुपए में से द अमाउंट विच इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय यू टू दैट स्पेसिफिक मतलब गार्डनर से फॉर एग्जांपल, दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट 20,000, यानी कि 20,000 माइनस योर कंट्रीब्यूशन 5,000, तो रिमेनिंग 15,000 विल बी टैक्सेबल। यानी कि सादा जबान में आपको जितना बेनिफिट हुआ, जितनी तनख्वाह आपने नहीं दी, वो तनख्वाह जो है वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी in the eyes of income tax law under section 13 subsection 5। क्लियर? कोई भी एग्जांपल ले लें, एक छोटी सी एग्जांपल लेके फिर आगे चलते हैं जी। मसलन आपका ड्राइवर है 35,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है और 35,000 का 35,000 ही एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो 35,000 रुपए विल बी मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि साल की जितनी तनख्वाह होगी दैट विल बी कन्वर्टेड मतलब रादर दैट विल बी ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल सैलरी ऑफ your salary, your taxable salary।
क्लियर। और उस 35,000 रुपए में से फॉर एग्जाम्पल 5,000 आप पे कर रहे हो और 30,000 रुपए एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो अब दैट्स 30,000 मल्टीप्लाई बाई 12 विल बी ट्रीटेड एज योर टैक्सेबल सैलरी। उसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे, क्योंकि वो आप बेनिफिट परक्विजिट्स की सूरत में एक डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पे जो है वो ले रहे हो, तो वो जो है वो आपका बेनिफिट है, आप उसके एडवांटेज ले रहे हो। टैक्स अथॉरिटी कहती है उसके ऊपर, उस एडवांटेज के ऊपर, उस इनकम के ऊपर आप जो है वो टैक्स पे करोगे। हुई ना इंटरेस्टिंग बात। अब आगे चलते हैं जी। आपके बिजली का बिल, आपके गैस का बिल, आपके टेलीफोन का बिल, आपके घर के पानी का बिल अगर कंपनी पे करती है तो क्या होगा? जितनी अमाउंट, जितनी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द यूटिलिटी फैसिलिटी विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू यू, that much amount will be taxed, that much amount will be considered as your taxable salary. Clear? आपके साल का 50,000 रुपया बिजली का बिल आ रहा है, 30,000 रुपये आपका जो है वो गैस का बिल आ रहा है, और 20,000 रुपये आपका जो है वो टेलीफोन का बिल आ रहा है, तो 1,00,000 रुपया जो है 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, ये 1,00,000 रुपया या जितनी भी अमाउंट है which is being paid by your employer on behalf of you, and that those utilities are being used by you for your personal purposes, so that will be taxed accordingly. वो आपकी taxable salary में शामिल हो जाएंगी। क्लियर? यानी कि वो आपकी आमदनी है, आपकी सैलरी है, आपकी इनकम है, और अकॉर्डिंगली आप उसको उसके ऊपर टैक्स पे करोगे। ऐसा ऐसा आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी कि यार हर चीज ही टैक्सेबल है। यस, इसी तरह ही है जी। फिर एक और सिनेरियो हो जाता है जी, एम्प्लॉयर जो है ना वो आपको, एम्प्लॉई को जो है ना, ये मैंने बड़ा समराइज किया इसको। अगर आप उसकी टैक्स लॉ की सेक्शन 13 सब सेक्शन 7 को पढ़ेंगे तो आपको शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, और आई विश कि आप पढ़ें डाउनलोड करके, या मैं आप लोगों से जो शेयर भी किया हुआ है बेयर एक्ट जो हमारा ऑर्डिनेंस है, उसका सेक्शन 13 सब सेक्शन 7 को पढ़िएगा। आपको समझ नहीं आएगी इन द फर्स्ट गो, लेकिन फिर उसके बाद आप इस स्लाइड्स के पर्सपेक्टिव से जब पढ़ेंगे, इसको मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे, तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। कहानी क्या है सर? कहानी ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को लोन देता है, इंटरेस्ट फ्री लोन हो या लोन, वहां पे वर्ड यूज हुआ हुआ बेंचमार्क, तो मैंने उस बेंचमार्क को नीचे जाके, आप जाके देखेंगे सेक्शन 13 के एंड पे जाके बेंचमार्क को डिफाइन किया गया, और वहां पे जो है ये बताया गया है कि जी आज के दौर में, इस वक्त 2020 के दौर में बेंचमार्क जो है वो 10% टैक्स सॉरी इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आपका 10% से कम है या इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो फिर दोनों सिनेरियो में आपके टैक्सेशन अथॉरिटी क्या कहती है जी, आपका टैक्सेबल इनकम क्या होगी? द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स टू द एम्प्लॉई अंडर दैट सैलरी फॉर द टैक्स ईयर शैल बी व्हाट? प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 10% इफ द इंटरेस्ट फ्री लोन इज प्रोवाइडेड। यहां पर पास दें। देखें, बहुत से स्टूडेंट्स लेवल के बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि क्या हमारा सारे का सारा लोन टैक्सेबल है? नो सर, आपका लोन टैक्सेबल नहीं है। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट था, जो सूद था, वो टैक्सेबल है। कैसे? देखें, आपने एक लोन लेना है मार्केट से, अगर मार्केट से लोन लेंगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, लोन तो अल्टीमेटली वापस करना है ना, दैट इज योर लायबिलिटी। लेकिन उसके ऊपर दिया जाने वाला जो सूद है, दैट इज योर एक्सपेंस। इफ दैट एक्सपेंस इज बीइंग पेड बाय the employer or that is being paid through some rebated policy, कि वो रिबेट हो रहा है कि यार 5% मैं आपको 5% पे लोन देता हूँ, या फ्री ऑफ कॉस्ट या इंटरेस्ट फ्री लोन देता हूँ, तो वही लोन अगर मार्केट में आप लेंगे तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे, तो टैक्स अथॉरिटी कहती है कि ये जो बेनिफिट आप ले रहे हो ना इंटरेस्ट फ्री लोन वाला, तो इस बेनिफिट का आप जो रेलेवेंट बेनिफिट का टैक्स बनता है ना, इस बेनिफिट का रेलेवेंट टैक्स पोर्शन जो है वो आप पे करोगे। मैं अब इसकी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। मसलन आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन जो है वो इंटरेस्ट फ्री था आपका,
बगैर सूद के एम्प्लॉयर ने आपको दिया। तो 10 लाख रुपए का 10% कितना हुआ जी? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया आपका इनकम या इनकम फ्रॉम सैलरी ट्रीट होगा, 10% ऑफ द 1 मिलियन। अच्छा, एक सिनेरियो और ले लेते हैं जी, इसका पार्ट 2 है कि अगर आपको एम्प्लॉयर कहता है जी कि मैं आपको रिबेटेड रेट दूंगा, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में जो भी है मैं आपको 5% पे दूंगा, 3% पे दूंगा, 2% पे दूंगा, 8% पे दूंगा, जो भी हो, इफ इट इज लेस देन 10%, तो जो उसका डिफरेंस अमाउंट होगी दैट विल बी टैक्सेबल, जितना बेनिफिट आप ले रहे हैं। यानी कि अगर 10% से ज्यादा होगा तो फिर नथिंग विल बी कंसिडर्ड एज बेनिफिट। अगर आपको एम्प्लॉयर ने 11% लोन दिया, 10% दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 9% दिया तो 1% आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 8% दिया तो 2% ऑफ द लोन अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल इनकम। आई होप इट्स क्लियर। 10 मिलियन के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन, सॉरी लोन जो है वो 5% पे दे दिया एम्प्लॉयर ने, तो वैसे 10% कितना बनता है जी? 1 मिलियन के ऊपर 10% कितना बना? 1 लाख रुपए। लेकिन आप कितना पे कर रहे हो 5% की सूरत में? 50,000 रुपए। तो आपने बेनिफिट कितने का लिया? 50,000 रुपए का। तो दिस एक्स्ट्रा 50,000 बेनिफिट विल बी टैक्स्ड, ये आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाएगा। इसी को यूं कर लें कि आपने 1 लाख 10% बनता है, आपने 80,000 दिया तो रिमेनिंग 20,000 नहीं दिया, तो 20,000 विल बी कंसिडर्ड एज योर टैक्सेबल इनकम, और उस 20,000 के ऊपर आप टैक्स देंगे। 20,000 टैक्स नहीं देंगे, 20,000 के ऊपर टैक्स पे करेंगे, जितना भी आपका बनेगा वो स्लैब रेट के मुताबिक होगा। आई होप इट्स क्लियर। इसके ऊपर आप ये चीज दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि या तो कहते हैं वो लोन टैक्सेबल है या लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। नो सॉरी, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट इज टोटली टैक्स। नो, ना लोन टैक्सेबल है, ना लोन के ऊपर इंटरेस्ट 100% टैक्स के तौर पे आपने पे करना है, बल्कि लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आपने पे करना है वो 10% से अगर कम है तो उसका डिफरेंस लेना है, और डिफरेंशियल अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। आगे कहानी आ जाती है जी एक और। ये सब सेक्शन जो है इसके अंदर कुछ रियायत है। पहले तो आपको परेशान किया ना, अब थोड़ी सी रियायत बताता हूं आपको। अगर this benefit is being raised to an employee due to waiver of interest by such employee on his account with the employee, तो फिर then what will be treated, what will happen? This section shall not apply. Another benefit, if the interest loan, loan amount is less than 1 million, if the loan amount is less than 1 million, then this section shall not apply. Means if you are going to take the loan of 1 million rupees, then whether it is interest free, that will be treated as interest free loan, and nothing will be paid by the employer under the tax. तो 1 मिलियन की रियायत है। 1 मिलियन से ऊपर अगर आप बात करते हैं, मतलब 11 लाख रुपए का लोन है, तो फिर जो है वो टैक्स देंगे। 1 मिलियन से नीचे है तो फिर जो है वो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। एक और भी रियायत है जी, अगर आपका ये जो लोन है that is being used for acquisition of any asset which will produce taxable income, मतलब आप गाड़ी ले लेते हो और उस गाड़ी से आप बिजनेस करते हो और उस बिजनेस से आपका प्रॉफिट होता है और उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हो, then this section shall not be applied. यानी कि उस लोन से अगर आप एक घर बना लेते हो और उस घर को किराए पे देते हो और उस किराए के ऊपर आप टैक्स पे करते हो, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जो कि टैक्सेबल एक्टिविटी है, आगे फर्दर आप उस लोन के खर्च करने से आप एक नई टैक्सेबल एक्टिविटी जनरेट कर देते हो, एक ऐसा काम करते हो जिससे सरकार को बेनिफिट होता है, टैक्स बेनिफिट होता है, तो फिर आपको ये वाला सेक्शन जो है 10% वाली या बेंचमार्क की वाली जो बात है, ये फिर आपकी कंडीशन जो है या ये शर्त जो है फिर आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। आई होप इट्स क्लियर। मैं एक छोटी सी मिसाल देके आगे चलता हूं कि आपने एक गाड़ी ली, उसको रेंटल इनकम के तौर पे यूज किया, मतलब रेंट ए कार के तौर पे यूज किया, तो उसकी रेंटल इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस के तौर पे आप लेके आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हो,
तो देन दिस सब सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। वो जो आपका 10% बेशक इंटरेस्ट फ्री है तो चलेगा, फिर आप यू डोंट नीड, मतलब 20 लाख रुपया है, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद जो है वो वही गाड़ी है लेकिन आप पर्सनल यूज के लिए लेते हो, तो फिर क्या होगा, नो यू हैव टू पे द टैक्स। अगर एज्यूमिंग इंटरेस्ट फ्री है तो 10% इंटरेस्ट के ऊपर आप टैक्स पे करोगे। क्लियर जी। नेक्स्ट, अब क्या है जी, एम्प्लॉय ने कोई पैसे देने थे एम्प्लॉयर के, एम्प्लॉय ने किसी स्टेज पे कोई लोन लिया था या कोई ऐसी चीज थी जो कि पे करनी थी, एम्प्लॉय का खर्चा था, एम्प्लॉय ने पे बैक करना था, लेकिन वो लोन जो है वो एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को वेव कर देता है, वेवर आ जाती है उसकी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, द अमाउंट, that much amount which have been waived off, that will be treated as taxable income. आपने 50 लाख रुपया लोन लिया था, 50 लाख रुपए में से एम्प्लॉयर आपको कहता है जी 40 लाख दे दो, 10 लाख छोड़ दो, 10 लाख की आपकी वेवर होगी, तो दैट 10 लाख रुपया विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, योर टैक्सेबल इनकम। आपने 50 लाख देना था, 50 लाख का 50 लाख ही वेव हो गया, अब वो 50 लाख रुपया जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज योर टैक्सेबल इनकम। अब एक और सिनेरियो भी हो सकता है, आपने एम्प्लॉयर का नहीं देना, आपने किसी और बंदे के कोई पैसे देने हैं, कोई थर्ड पार्टी है, और एम्प्लॉयर कहता है जी आपके बिहाफ पे मैं पे कर देता हूं, सेम सिनेरियो, दैट मच अमाउंट विच विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर कहेगा कि मैंने आपसे ये वापस नहीं लेने, आपके बिहाफ पे मैंने आपका कर्जा उतार दिया। भाई कर्जा उतारने का स्वाब एम्प्लॉयर ने ले लिया, आपको बेनिफिट हो गया, लेकिन उस बेनिफिट का जो टैक्स परसेंटेज है, टैक्स अमाउंट है, दैट विल बी पेड बाय द एम्प्लॉय टू द टैक्स अथॉरिटी। उसके ऊपर टैक्स अथॉरिटी आपको नहीं छोड़ेगी, वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, इनकम ट्रीट होगी, इनकम के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, और अकॉर्डिंगली यू विल पे द टैक्स। क्लियर। जहां जहां पे आपको समझ नहीं आती, आप एक काम कर लिया करें, वीडियो को पॉज किया करें, रिवाइंड किया करें, दोबारा सुना करें, और इंशाल्लाह ताला मैं जितनी स्पीड से जा रहा हूं और साथ एग्जांपल्स देके आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, आई होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपकी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी और बीइंग स्टूडेंट ऑफ टैक्सेशन, बोथ पर्सपेक्टिव। जी, अब अगली चीज क्या आ जाती है जी, कि एम्प्लॉयर जो है वो कोई प्रॉपर्टी एम्प्लॉय के नाम पे ट्रांसफर कर देता है, तो करना क्या है जी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय लेस एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आपको सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 75 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी है, एम्प्लॉयर ने वो पे कर दिया उसके ऊपर, या उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 75 लाख रुपया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नाम पे ट्रांसफर कर दी, आपने उसमें से 25 लाख रुपया पे किया, तो रिमेनिंग 50 लाख रुपए का आपको बेनिफिट हुआ, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर सैलरी। होगी ना बात क्लियर आपको। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अब आखिरी पार्ट है आज की हमारी इस सेशन का, इस क्लास का, दैट इज कि अगर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है बाय द एम्प्लॉयर, कोई हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी हाउसिंग स्कीम है, या वो क्या बोलते हैं उसकी एम्प्लॉयज स्टाफ कॉलोनीज वगैरह होती हैं, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो अकोमोडेशन है ये भी टैक्स होगी। अब इसकी टैक्सेशन होगी कैसे, अब उसके लिए उसकी वैल्यूएशन का क्राइटेरिया दे दिया गया है। क्राइटेरिया क्या है जी, कि value of accommodation should be equal to an amount that would have been paid by the employer if accommodation was not provided। यानी कि एम्प्लॉयर की पॉलिसी है कि यार अगर आपको हम जो है वो अकोमोडेशन देते हैं, तो अकोमोडेशन की सूरत में जो है वो आपको इतने पैसे मिलेंगे, सॉरी ये अकोमोडेशन मिलेगी या इतनी अमाउंट मिलेगी, यानी अगर आप ये अकोमोडेशन नहीं अवेल करते तो आपको इतने पैसे जो आपकी सैलरी में शामिल हो जाएंगे। that much amount will be treated as what, that will be treated as your taxable salary। मसलन
एम्प्लॉयर कहता है जी कि आप इस तरह करें कि 25,000 रुपया ले लें या हमारी जो हाउसिंग कॉलोनी है उसमें अपना घर रिहायश रख लें। तो अब 25,000 रुपया विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम सैलरी। एट द सेम टाइम कुछ शराइत है। शराइत क्या है जी, ये जो वैल्यू आपने लेनी है इट शुड नॉट बी लेस देन 45% ऑफ द बेसिक पे। बेसिक पे का 45% से कम नहीं होनी चाहिए। मसलन आपकी बेसिक पे 10,000 रुपये है तो दैट शुड नॉट बी लेस देन 4,500। ये जो वैल्यू आप कंप्यूट करेंगे जिस तरह आप ऊपर बताया गया, अगर आपकी 1,00,000 रुपए बेसिक है तो 45,000 से लेस नहीं होनी चाहिए एंड सो ऑन। यानी कि 45% से कम होगी तो भले वो बेनिफिट जो आप अवेल कर रहे हो, जो भी अवेल कर रहे हो बेनिफिट, जो भी अकोमोडेशन अवेल कर रहे हो, उसका आपने कम से कम 45% लेना है। लेकिन तो 45% से ज्यादा है तो वो आप उसको जो है वो अकॉर्डिंगली लेंगे। लेकिन एक चीज है, प्रैक्टिकली लोग करते क्या है कि 45 इफ द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर जो है वो आपको मतलब जो है वो सारे उसकी अकोमोडेशन के अखराजात बियर कर रहा है या उसकी अपनी हाउसिंग कॉलोनी है, तो एम्प्लॉई जो है उसका 45% ऑफ द बेसिक जो है दैट इज बेसिकली नॉर्मली टैक्स्ड। अच्छा, बाज इदारों में क्या होता है जी कि ये जो हाउस रेंट अलाउंस है ना वो 30% एडमिसिबल होता है, 45% नहीं होता, मतलब उनको मिल रहा होता है। तो ऐसे सिनेरियो में ये 45% जो है इसको आप 30% में रिप्लेस कर देंगे। 45 का वर्ड जो है डिजिट जो है ये 30 से रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर हम यूं कहेंगे कि वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 30% ऑफ द बेसिक पे। आई होप इट्स क्लियर जी। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला मैं जो है आपको एम्प्लॉइज शेयर स्कीम जो डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जानबूझ के नहीं मैंने कवर किया क्योंकि एम्प्लॉइज शेयर स्कीम पे फिर आपका एम्फेसिस कम हो जाएगा। तो आज अगर जो है वो पर्क्स का आपको ग्रिप आ जाती है और वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स की समझ आ जाती है तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला एम्प्लॉइज शेयर स्कीम की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जो है एडवांस में बता देता हूँ कि एम्प्लॉइज जो हैं उनको अगर एम्प्लॉयर शेयर्स देता है, राइट शेयर्स या इस तरह करके बोनस शेयर्स, और उसके ऊपर जो है वो टैक्सेशन अथॉरिटी कहती है कि आपने उसको कैसे टैक्स करना है। अगर उसके ऊपर बार है जी कि आप उसे सेल ऑफ नहीं कर सकते या इतने पीरियड के बाद सेल करेंगे तो उसकी कैसे टैक्सेशन होनी है, उसकी वैल्यू कैसे लेनी है आपने और अकॉर्डिंगली टैक्सेबल इनकम के तौर पे आपने उसे कैसे ट्रीट करना है। तो खैर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला होगी with the topic of employees share scheme and how the employee share scheme shall be treated as taxable salary under the head income from salary under section 14 of the income tax ordinance 2001। यहाँ तक इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू वेरी मच। फी अमान अल्लाह।